और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन है। जल्दी से सारे के सारे आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की थी। और 1773 के लेकर आखिरी क्लास में हम लोग पहुंचे थे 1793 या 97 के चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम के बारे में। यहीं से हमें बातचीत कंटिन्यू करनी है और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। सारे लोग यहाँ पर जल्दी से मौजूद हो जाइए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इंडियन पॉलिटी। या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम पढ़ रहे थे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। संवैधानिक विकास। मैंने आपको बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग दो फेजेस, पूर्ण चरणों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक सबसे पहला कहलाता है रूल अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी के अधीन शासन, और एक दूसरा कहलाता है क्राउन रूल या ताज के अधीन शासन या शासन। तो हम बात कर रहे थे कंपनी रूल के बारे में, यानी कि कंपनी के अधीन। और अगर हम बात करें कंपनी रूल की, कंपनी का शासन, जानते हैं इसे हम पढ़ते हैं 1773 से लेकर 1857 तक। चलिए, तो लास्ट हम पहुंचे थे 1793 के चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम तक। और मैंने आपसे कहा था कि हर 20-20 साल के बाद चार्टर्स भेजे गए, राजलेख भेजे गए, जिसके तहत कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार थे या तो उन्हें 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया या उन्हें समाप्त कर दिया गया। अगला एक्ट पारित होकर भेजा गया या पारित होकर आया, लिखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम।
द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, और ध्यान रखेंगे जिसके तहत तीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किए गए। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम तो ये हुआ, लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, एज पर दिस एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इंडिया, या आप हिंदी में लिख सकते हैं ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इंडिया, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। ये ईसाई मिशनरियां ईसाइयों का वो दल या वो ग्रुप था जिन्हें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की परमिशन मिली थी, और ये काम 1813 ईस्वी से ही किया गया था, जब 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट पारित करके भेजा गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण काम जो इसी एक्ट या इसी अधिनियम के तहत किया गया, लिखेंगे 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस पर ईयर was sanctioned for the development of Indian education। 1 लाख रुपीस per year was sanctioned for the development of Indian education। 1 लाख रुपीस पर ईयर वो सैंक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए गए। कहने का मतलब है जितना भी सालाना भारत का रेवेन्यू होगा, जितना भी भारत का राजस्व होगा इंडियन रेवेन्यू से, हर साल 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा के विकास में खर्च किया जाएगा। ये इस एक्ट के तहत किया गया दूसरा महत्वपूर्ण काम था। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण काम जो इसी एक्ट के तहत हुआ, लिखेंगे द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी The trade monopoly of East India Company was abolished except two trade rights.
अभी तक अभी तक आप जानते हैं कि भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में व्यापार करने के जो द्वार थे वो पूरी तरीके से ओपन किए गए, वो पूरी तरीके से खोल दिए गए। अब ब्रिटेन से कोई भी आकर अब ब्रिटेन से कोई भी आकर भारत में निवेश कर कर यहाँ पर व्यापार कर सकता था, यहाँ पर ट्रेड कर सकता था। अब पूरी तरीके से भारत का जो व्यापार था वो ओपन हो चुका था, वो मुक्त हो चुका था ब्रिटिशर्स के लिए। केवल दो व्यापारिक एकाधिकार या केवल दो ट्रेड राइट्स ऐसे थे जिन पर अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था। और वो कौन कौन से थे? सबसे पहला याद रखेंगे ट्रेड ऑफ टी, यानी कि चाय का व्यापार। और दूसरा ट्रेड विथ चाइना, यानी कि चीन के साथ व्यापार। ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना। हिंदी में आप लिखेंगे दो व्यापारिक एकाधिकारों को छोड़कर, दो व्यापारिक एकाधिकारों को छोड़कर कंपनी के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, या सभी एकाधिकार समाप्त हुए। अभी तक तो भारत में पूरा का पूरा व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन से कोई भी भारत में जाकर व्यापार कर सकता था। अब वो एकाधिकार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रह गया था। हालांकि दो व्यापारिक एकाधिकार ऐसे थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास बने रहेंगे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पावर टू अपॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द पावर टू अपॉइंट गवर्नर्स, या लिखेंगे टू अपॉइंट गवर्नर जनरल्स, गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ। इसी अधिनियम के तहत हिंदी में लिखेंगे कंपनी को, इसी अधिनियम के तहत कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर एवं सेनापतियों की नियुक्तियों का अधिकार दिया गया, एवं सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार, सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण कार्य थे, ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण कार्य थे जो किए गए एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्लियर हो गई बात?
ये सारे के सारे काम 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुए। इसके बाद ठीक 20 साल के बाद अगला चार्टर एक्ट पारित करके भेजा गया, जो कहलाता है 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। तो चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। एटीन थर्टी थ्री का चार्टर एक्ट या 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्या क्या महत्वपूर्ण काम इसके तहत किए गए? सबसे पहला, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, the rule of East India Company was extended for another 20 years. हिंदी में लिखेंगे, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बट द एंटायर ट्रेड मोनोपोली वॉज एबोलिस्ड। सभी व्यापारिक एकाधिकार सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अगला काम, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेंट्रलाइज्ड। हिंदी में लिखेंगे, कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेंट्रलाइज्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया, इसीलिए जिसे अभी तक कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नाउ ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लिखेंगे, बंगाल का
गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा या गवर्नर जनरल बना। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, चाहे आपसे पूछे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, चाहे आपसे पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नाम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लिखेंगे द लॉ passed by Governor General and his council. The law passed by Governor General and his council now started known as an act. हिंदी में लिखेंगे गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा पारित, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा पारित कानून को, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा पारित कानून को अब अधिनियम कहा जाने लगा। इसके अलावा एज पर दिस एक्ट इन 1834 लिखेंगे फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें 4 मेंबर्स या 4 सदस्य हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे प्रथम विधि आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया था। लॉर्ड मैकॉले को फर्स्ट लॉ कमीशन या प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था।
लिखेंगे एज पर दिस एक्ट स्लेवरी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। दास प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया। हालांकि भारत से स्लेवरी या दास प्रथा का अंत 1843 में जाकर हुआ था। सर सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? यहां पर सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि अभी तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 प्रेसिडेंसीज से शासन कर रही थी, बंगाल, मद्रास, बंबई, लेकिन अब उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। कहने का मतलब अब सारे के सारे जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो कलकत्ता से या बंगाल से ही लिए जाएंगे। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। सिंपल सी बात यह है, अभी तो केंद्रीय सरकार अलग कार्य करती है और राज्य सरकार अलग, लेकिन आप जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में सारी की सारी पावर केंद्र के हाथों में आ जाती है, फिर राज्य की जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी उससे छीन ली जाती हैं, केंद्रीयकरण कर दिया जाता है प्रशासन का या शासन का। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण काम थे जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किए गए। इसी के ठीक 20 साल के बाद अगला एक्ट, अगला अधिनियम पारित होकर आया जो कहलाता है 1853 का चार्टर एक्ट। अठारह का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर अधिनियम। और आप जानते होंगे इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। ये लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में भेजा गया था, पारित किया गया था। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम। सबसे पहला काम इस एक्ट के तहत हुआ और वो ये था, लिखेंगे लेजिस्लेटिव वर्क्स वर सेपरेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी में लिखेंगे कंपनी से विधायक कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से, कंपनी से विधायक कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। कंपनी से विधायक कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। कहने का मतलब टू मेक लॉज या कानून बनाने के लिए एन ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड। लिखेंगे टू मेक लॉस, कानून बनाने के लिए या विधि निर्माण हेतु
An All India Legislative Council. An All India Legislative Council was established. कानून बनाने के लिए या विधि निर्माण के लिए अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, विच हैड 12 मेंबर्स, जिसमें सदस्यों की संख्या 12 थी। विच हैड 12 मेंबर्स, जिसमें सदस्यों की संख्या 12 थी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल a lieutenant governor was appointed. बंगाल के प्रशासन के लिए एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के प्रशासन के लिए एक उप गवर्नर की नियुक्ति की गई। नोट कर लीजिए फटाफट से अगर आप नोट कर रहे हैं तो। अगला काम लिखेंगे इन 1853 फॉर द फर्स्ट टाइम written exam for Indian Civil Service was started. हिंदी में लिखेंगे प्रथम बार नागरिक सेवाओं के लिए या नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई। प्रथम बार नागरिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई, जो 1853 से ही हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय से। और क्योंकि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली सभी व्यापारिक एकाधिकार 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, खत्म किए जा चुके थे, इसीलिए ध्यान में रखेंगे। Six members from Court of Directors were terminated. हिंदी में लिखेंगे
निदेशक मंडल से 6 सदस्य निलंबित किए गए। और ध्यान रखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्याओं को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। 24 members now reduced to 18 members। अब 24 सदस्यों को घटाकर या निदेशक मंडल में से सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर अब 18 कर दिया गया या 18 कर दिया गया। और लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, दिस एक्ट इज कंसीडर्ड एज द लास्ट चार्टर अंडर कंपनी रूल। लिखेंगे यह अधिनियम कंपनी शासन के अधीन यह अधिनियम कंपनी शासन के अधीन अंतिम राजलेख कहलाता है या अंतिम राजलेख था, क्योंकि इस एक्ट के पारित होने के ही लगभग 4 वर्षों के बाद आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह हुआ। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह के ही दौरान भारत से मुगल साम्राज्य को समाप्त करके, भारत से मुगल साम्राज्य का अंत करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया गया। और यहां पर शुरुआत हुई क्राउन रूल या क्राउन के अधीन शासन की। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का सेकंड फेज, द्वितीय चरण, जो कहलाता है, हेडिंग डाल लीजिए, क्राउन रूल, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं ताज का शासन। अब हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में या ताज का शासन। एटीन 1858 से लेकर अब हम बात करेंगे 1947 तक के। समझ गए? और क्राउन रूल ताज के शासन के अधीन पारित करके भेजा जाने वाला सबसे पहला एक्ट कहलाता है, लिख लेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 का भारत शासन अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858
और ध्यान रखेंगे यही एक्ट, यही अधिनियम कहलाता है प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया या महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। प्रोक्लेमेशन लेटर ऑफ क्वीन विक्टोरिया या महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। और क्योंकि ये घोषणा पब्लिकली की गई थी, ये घोषणा सार्वजनिक रूप से की गई थी, इसीलिए आपसे पूछेंगे बताइए महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसके द्वारा पढ़ा गया था? दैट वाज रेड बाय लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। और कब पढ़ा गया था? ऑन इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नवंबर 1 नवंबर 1858 को, ऑन 1 नवंबर 1858 इन मिंटो पार्क, इलाहाबाद। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। सबसे पहला काम इस एक्ट के तहत हुआ, द रूल ऑफ इंडिया नाउ केम इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। लिखेंगे भारत का शासन, भारत का शासन कंपनी के हाथों से भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश ताज के हाथों में आया। अभी तक भारत में शासन कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन अब भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटेन के ताज के हाथों में या ताज के अधीन कर दिया गया। लिखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स was terminated. हिंदी में लिखेंगे नियंत्रक मंडल एवं निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया गया। ना रहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ना ही रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ना ही रहा नियंत्रक मंडल। इसके अलावा नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को बर्खास्त करके एक न्यू पोस्ट बनाई गई, एक नया पद बनाया गया जो कहलाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत का राज्य सचिव। और ध्यान रखेंगे भारत का सबसे पहला राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया। और भारत के राज्य सचिव को ही सलाह देने के लिए उसकी एक काउंसिल बनाई गई, उसकी एक परिषद बनाई गई जिसमें हुआ करते थे कुल 15 मेंबर्स, जिसमें हुआ करते थे कुल 15 सदस्य, जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था। ये कहलाती थी भारतीय परिषद। और दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत का राज्य सचिव और इंडियन काउंसिल दोनों मिलाकर या मिलकर कहलाते थे होम गवर्नमेंट, यानी कि गृह सरकार। दोनों मिलकर होम गवर्नमेंट या गृह सरकार कहलाते थे। और ध्यान रखेंगे इसी काउंसिल में एक लीगल मेंबर हुआ करता था या एक विधि सदस्य हुआ करता था जिसे एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहा जाता था। जिसे एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहा जाता था। अगला पॉइंट, देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस
वर पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। लिखेंगे इनके वेतन एवं भत्ते इनके वेतन एवं भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। इनके वेतन एवं भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण काम 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किए गए। इसके बाद इन 1860 फर्स्ट इंडियन बजट was presented by जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा प्रथम भारतीय बजट पेश किया गया। 1860 में ही पारित हुआ आईपीसी एक्ट या इंडियन पैनल कोड एक्ट। इसके बाद 1861 में पारित हुआ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और ध्यान रखेंगे अगला एक्ट जो पारित होकर आया, अगला अधिनियम जो पारित होकर आया, दैट इज नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट। वो कहलाया भारतीय परिषद अधिनियम, जो पारित करके भेजा गया था 1861 में। इसके बाद नेक्स्ट पारित होकर भेजा गया या आया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट या 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखेंगे जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के ही तहत की गई, वो ये था जिसे अभी तक कहा जाता था भारत का गवर्नर जनरल। ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के ही तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वाइसराय कहा जाने लगा। और आप जानते हैं भारत का सबसे पहला वाइसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग।
वही जो पहले गवर्नर जनरल था, अब उसको कहा जाने लगा भारत का सबसे पहला वायसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत का सबसे पहला वायसराय बना। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके तहत सबसे पहला काम। सबसे पहला काम लिखेंगे, एज पर दिस एक्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया गॉट द पावर टू डिक्लेयर एन ऑर्डिनेंस। भारतीय वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। सबसे पहला काम। दूसरा काम, इन 1862 लॉर्ड कैनिंग डिड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। अगला काम, इन 1861 आईपीसी एंड सीआरपीसी was applied। भारत में आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत की गई। और ध्यान रखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन फॉलोइंग स्टेट्स। निम्न राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स स्टेट्स या निम्न राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया। 1862 सबसे पहले 1862 ईस्वी में बंगाल में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश की गई। इसके बाद 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया। और उसके बाद 1897 में विधान परिषद गठित की गई पंजाब में। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण कार्य थे जो कि 18 काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किए गए। चलिए, इस क्लास में आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी
अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अगला एक्ट पारित होकर आएगा, द चार्टर सॉरी द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।